अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी सफारती पेशरफ्त की जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। स्विट्जरलैंड में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात एक ऐसे मरहले में पहुंच गए थे जहां किसी भी लम्हे कुछ भी नाकाम हो सकता था और सारी की सारी कोशिशें जाया हो सकती थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान और कतर ने ऐसा किरदार अदा किया कि मुज़ाकरात टूटने की बजाय आगे बढ़े, मुस्बत समत में गए। मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक सख्त बयान ने माहौल को थोड़ा कशीदा भी बनाया और ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी कि अगर उसने खित्ते में अपनी पॉलिसी तब्दील ना की तो अमेरिका पहले से भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करेगा। इस बयान के बाद ईरानी वफ्द खुसूसन चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कलिबाफ शदीद नाराज हो गए थे और मुज़ाकरात रुकने के खदशात भी पैदा हो गए। लेकिन ऐन इसी मौके पर पाकिस्तान और कतर मुतहरिक हुए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी सिफारती टीम ने ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते कायम किए, उन्हें मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादा किया। तकरीबन 18 घंटे तक जारी रहने वाली इन कोशिशों के बाद तातुल का जो खतरा था वो टला और बातचीत दोबारा आगे बढ़ी। ये मुलाकात इसलिए भी गैर मामूली थी क्योंकि जंग बंदी मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद ईरान और अमेरिका की ये पहली बराह रास्त मुलाकात थी जो होने जा रही थी। ईरान ने अगरचे मुज़ाकरात का फॉर्मेट थोड़ा तब्दील किया लेकिन बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। दूसरी जानिब अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त की तस्दीक की। उनके मुताबिक ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों की दोबारा तैनाती पर इत्तेफाक भी कर लिया, जबकि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ भी मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। यही नहीं बल्कि अमेरिका ने ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत पर आयद माज पाबंदियों को आर्जी नरमी का ऐलान भी कर दिया। और इसी पस मंजर में ईरान के सदर कल पाकिस्तान का एक अहम दौरा भी कर रहे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस दौरे का मकसद ये है कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को अप्रिशिएट किया जाए, एक्नॉलेज किया जाए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया जाए। लेकिन ऐसे सारे तनाजुर में सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान वाकई ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मौसर सालिस बनकर उभरा है? और अगर ये पेशरफ खित्ते में अमन, तवानाई मंसूबों और ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जैसे मंसूबों के लिए नई राहें खोल देगी, ऐसा होगा या नहीं, ये बहुत अहम है। और क्या ये मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे की एक नई किरण, एक नई शुरुआत साबित हो सकता है? इन्हीं तमाम सवालात पर आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। आमिर खाकवानी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया सर। और हमें ईरानी तज्जियाकार डॉक्टर राशिद नकवी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच सर। फारूक हमीद साहब से सबसे पहले बात करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है खित्ते की तब्दीली की, यहाँ पर ब्लॉकेट चेंज होने की बात हो रही है। यहाँ पर एक ऐसी तब्दीली आई है जो पहले नहीं आई, इससे पहले नहीं आई और ऐसी चेंजेस हमने नहीं देखी मिडिल ईस्ट के अंदर जो अब होने जा रही हैं, या कुछ हद तक हम समझेंगे कि उनका रास्ता आसान हो गया है, राह हमवार हो गई है। फारूक साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने अब तक जितनी भी एफर्ट्स की हैं, मुज़ाकरात आपने देखा कि बीच में तातुल का शिकार हुए और हमें ये भी लगा कि शायद अब जंगबंदी के ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे दोनों फरीक, जहां बात धमकियों की आ जाती है, जहां पर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। ऐसे में ये इतनी बड़ी पेशरफ्त और फिर पाकिस्तान का रोल, आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, मेरे ख्याल उनको अपना रवैया थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो तो बड़ा मुश्किल है, उनकी पर्सनालिटी में एक डिसऑर्डर है कि जब काम अच्छा हो रहा होता है तो वो फिर ऐसे कोई शरारती किस्म के पता नहीं वो दानिस्ता तौर पे करते हैं या उनको समझ ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे माहौल जो है वो खराब हो जाता है। जिस तरह कल भी हुआ कि ईरानियन जो है उन्होंने उनकी जो स्टेटमेंट का आपने जिक्र किया और आप ये बताना भूल गए कि उन्होंने ये कहा था कि जनाब फिर आप वापस जाएंगे, और वो जनाब इस्तेमाल किया था मैं टीवी पे दौरानी से। इसी वजह से मैंने भी उस चीज को स्किप भी किया है, मैंने उस पर भी बात नहीं की इसीलिए। हाँ, तो ईरानियन जो है उन्होंने अपना रिएक्शन शो किया। देखिए वो बड़ी खुददार कौम है, बड़े अपने वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग किस्म के लोग हैं। उनको उनके साथ इस तरह आप डील नहीं कर सकते हैं एज इफ कि वो दे आर पीस ऑफ केक या इजी वॉक ओवर, ऐसी बात नहीं है।
तो एक तो ये ट्रम्प को देखना पड़ेगा कि भाई उसको खुद अपना जो एक रोल है, ये ना हो कि हम सब कहें कि इसराइल के मुकाबले में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो ज्यादा स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है, और वो तो चाहते नहीं कि एग्रीमेंट हो, ये सब ड्रामाबाजी चल रही है। तो एक तो ये, दूसरा देखें, मैंने जो हमने देखे हैं पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात में, जी जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ईरान के साथ जो हमारे अभी पिछले चंद महीने में जिस तरह ताल्लुकात में बेहतरी आई है, और बाहमी ट्रस्ट है, जो ये ऐसी सूरत पैदा हुई है, कभी पहले जी यार क्या करते हैं, एक सेकेंड, जी जी ब्रिगेडियर साहब, बीच में लोग कॉल कर देते हैं, तो जी जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने जबरदस्त ताल्लुकात हो गए पाकिस्तान और ईरान के ईरान दरमियान, और आई हैव नेवर सीन सच गुड रिलेशन बिटवीन ईरान और पाकिस्तान। और मैं बता दूं कि जो हमने काम किए ना, जो यहाँ पे MOU तक लेके आए हैं, उसके बाद अब ये फेज 2 शुरू हो गया, जो कि ज्यादा मैं समझता हूँ मुश्किल है, कठिन है। यार ये तो प्रोग्राम के दौरान को लोगों को सोचना चाहिए, एक दफा बंद कर दें फिर दोबारा फोन करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ आने वाली तमाम नस्लें जो हैं ईरानियन, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जज्बात रखेंगी, और ये जो लेवल ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो गया है, इसका बहुत इफेक्ट आएगा लॉन्ग टर्म में। देखे ना, जैसा आपने भी कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ, हम हमेशा कहते थे ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन। जी जी, अब जी आप जी, देखें कितनी पॉजिटिव खबरें आनी शुरू होगी पाकिस्तान के लिए, कहते इकोनॉमिक गेम चेंजर, हमारे एनर्जी क्राइसिस के लिए भी इट इज अ गेम चेंजर। तो अल्लाह करे कि वाकई इम्प्लीमेंट हो जाए, इट सीज द लाइट ऑफ द डे। और दूसरा मैं ये देख रहा हूँ कि संसद को उठने की बात हो रही है, जो उनके एसेट्स हैं कतर में या कहीं और, उनको अनफ्रीज करने की बात हो रही है। और ठीक है, न्यूक्लियर पे तो बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई है, ईरान एग्री कर गया कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो वॉचडॉग है, न्यूक्लियर वॉचडॉग, उनके बिल्कुल रह पाए और वो आके इंस्पेक्ट करे ईरान की फैसिलिटी। तो मामला मैं समझता हूँ बहुत पॉजिटिव जो मामला तरीके से आगे बढ़ रहे। अब सिर्फ ये देखना है कि इसराइल जो है वो कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ ना कर जाए, बहुत बड़ा कोई नेगेटिव रोल ना प्ले करे, तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे, कोई आग ना लगा दे। ये तमाम पॉजिटिविटी का जो प्रोग्रेस जो है वो चल पड़ा है। और एक दूसरी बात, अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, MOU के आखिरी वक्त में आपने देखा कतरी डेलीगेशन है, वो एग्जैक्टली, भी उनका भी एग्जैक्टली वो भी इन्वॉल्व हुए इसके अंदर। अब दो सालसी होंगे, दो मीडिएटर होंगे, एक कतरी भी और पाकिस्तानी जॉइंट वेंचर हो गया। और दो पाकिस्तान मेरा ख्याल है एक थोड़ा डोमिनेट करता है कतर को ये तमाम मामलों में, बिकॉज ऑफ अ वेरी क्लोज रिलेशन बोथ विद ईरान, और अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इजी काम नहीं होगा, 60 दिन में वो कह रहे हैं हम कर लेंगे, और मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई दी है वगैरह वगैरह, वो तमाम चीजें टू सॉर्ट आउट द टेक्निकल इशू। लेकिन बीच में अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, हमें उनके लिए भी मेंटली तैयार होना चाहिए। एग्जैक्टली पाकिस्तान उसके अंदर क्या करेगा, पाकिस्तान को उससे पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आमिर खाकवानी साहब हमें इस हवाले से कुछ ज़्यादा डिटेल बता सकते हैं? खाकवानी साहब, जो ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया वो बिल्कुल दुरुस्त है, और ऐसा हो भी सकता है। जहां तक ईरान ने सबसे पहले टॉप ऑफ द लाइन अपना लेबनान का मैटर रखा, उन्होंने बोला कि आप वहां पर भी बिल्कुल सीज फायर करें, जंगबंदी हो वहां पर भी, लेकिन इजराइल की जानिब से मुसलसल वहां पर अटैक्स किए जा रहे हैं। और इन सब चीज़ों को इंगेज करते हुए, इन सब चीज़ों को एड्रेस करते हुए आगे बढ़ा ईरानी डेलीगेशन विद अमेरिकन। तो व्हाट डू यू सी कि अभी आने वाले वक्त में 60 रोज तक ये चीज़ें इसी तरह से स्मूथली जा सकती हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या खबरें हैं? और इसके अलावा जो पॉइंट्स एजेंडे के अंदर डिस्कस हुए हैं वो जरा हमें डिटेल में बताइएगा। देखें, इसमें तो कुछ शक नहीं कि जिस तरह अभी ब्रिगेडियर फारूक साहब ने कहा, दुरुस्त कहा कि इसराइल इसको सबोताज करने की कोशिशें करता रहेगा, करेगा, कर सकता है, ये इम्कान तो मौजूद है ही। और प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने बयान भी एक इशू है। देखें ना, वो जो उन्होंने बयान दिया खामखाई ही गैर जरूरी तौर पर बयान था, लेकिन मैं आज में एक और जगह पे बात कर रहा था कि चलो ईरान तो अमेरिका का साथ एक अभी जंग लड़ी है, एक दुश्मन है, एक तरह का मुखालिफ है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने जो इत्तेहादियों के साथ क्या किया, उन्होंने इटली के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह की तहकीर में उन बयान दिए, उनको इंसल्ट करने की कोशिश की। और अभी जो यूके के प्राइम मिनिस्टर ने दिया, उन्होंने तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसका
अपने ट्विटर पे अनाउंस कर दिया, और वो इंग्लैंड में इसको अच्छा नहीं समझा गया, बहुत बुरा समझा गया यूके में। तो खैर वो तो ये सारे मामले चलेंगे, मेरा ख्याल है इस मामले को चलेगा ये मामला, क्योंकि दोनों की मजबूरी है, जंग की तरफ दोनों नहीं जाना चाहेंगे, ना ईरान जाना चाहेगा ना अमेरिका जाना चाहेगा। अमेरिकी इस जंग से अमेरिकियों को, प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिकी मीडिया तो ये बात बहुत खुल के लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल सब लिख रहे हैं इसमें, वाशिंगटन पोस्ट वगैरह भी, कि उनको जो मिला है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की वाहिद कामयाबी यही है कि वो जंग से बाहर आ गए, जी जी जंग जी। से निकल, और तो कोई हासिल नहीं हुआ, कोई इसको अमेरिका में कोई इसको सिवाय भाई डाई हार्ड कोई प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना जो एक खास हल्का है, रिपब्लिकन में भी एक बड़ा हल्का तो इस वक्त उसको बहुत तनकीद कर रहा है, लेकिन जो उनका अपना खास एक हल्का है, उनकी खास अपनी ऑडियंस है, उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली, सिर्फ वही इसको मान रही है, तो मान रही हो कि बाकी अमेरिका में कोई इसको विक्ट्री, अमेरिकन विक्ट्री मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। नहीं, ऐसी तो प्रेसिडेंट ट्रंप विक्ट्री इस तरह के अनाउंस करनी बयान भी देते क्यों रहे। है? क्या ये बहुत जरूरी है कि विक्ट्री अनाउंस की जाए? क्या अमन को कायम करना, पीस को प्रिवेल करना, जंग को रोकना भी तो विक्ट्री है? वहां के लोग अमेरिकन यही चाहते थे। देखिए ये बात जो है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, वो अब जंग में गए हैं, इसमें बहुत बड़ा खर्च हुआ वहां पे, 15-20 अरब डॉलर तो लगे ही हैं उनके, तो वो खर्च हुए हैं, और भारत कुछ ना कुछ उनकी तैयारे भी तबाह हुए हैं, कुछ उनको जानी नुकसान भी हुआ है, और फिर अमेरिका सुपर पावर, आप उसका एक प्राइड होता है अपना, जो बुरी तरह हर्ट हुआ सारी, बल्कि हम तो ज्यादा स्टेट लफ्जों में कह देंगे रील हुआ खासा यहाँ पे, तो लेकिन भारत चले हम उसे एक मौजूद लफ्ज कह देते हैं कि प्राइड हर्ट हुआ उनका, तो वो आसान नहीं है, और वो मतलब उनके अपनी ज़ाहिर मसले, अपनी चीजें, ये चीजें होंगी। मैं कहना ये चाह रहा, असल आपको जो सवाल था, अगले 60 दिनों ये चीजें चलती रहेंगी। ठीक ठीक ठीक। ये सबोताज करने की कोशिशें दोनों तरफ से मुराद है, इसराइल की तरफ से भी और अमेरिका के अंदर से भी, जो एक लॉबी है, और वो अच्छा एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट, एक और है कि ईरान का भी अपने इशूज हैं, मतलब इशूज इस तरह के हैं कि ईरान ने ये जंग एक लिहाज से तो जीती है, यानी जब आप इतना बड़ा मुकाबला, इतनी बड़ी सुपर पावर के मुकाबले में आप सर्वाइव करते हैं तो आपकी जीत होती है, फतह होती है, ज़ाहिर है। लेकिन ईरानी भी पूरी तरह, उनकी भी अपनी ऑडियंस है, दोनों जगह पे हार्डलाइनर मौजूद है, ऑडियंस मौजूद है, और वो बार बार फतह का ऐलान करना पड़ता है, ईरान को भी करना पड़ता है। और आप देखें ना, तेहरान टाइम्स वगैरह, उनके दूसरे मीडिया देखे, मैं देख रहा हूँ उनके, तो वो सारे इसी पे हैं। अभी कल बल्कि उनका था, ईरानी प्रेसिडेंट का था उनका, वो पाकिस्तान भी खैर से कल आ रहे हैं, तो वो उनका था कि ये इस मुआहदे में जो सारी शिकें हैं, तमाम शिकें ईरान के हक में हैं। अब इस तरह की बात ज़ाहिर है अमेरिका में छपती है, चलेगी, और अमेरिकन मीडिया में खासतौर पे इसको ज़्यादा उछालेगा कि भाई उसमें कि भाई ये ट्रंप के दावे के बिल्कुल बरक्स है ना, तमाम जो 14 नुकात हैं सारे के सारे ये ईरान के हक में, ईरान, तो वो उससे भी रिएक्शन आता है। दोनों जगह पे ये प्रॉब्लम है कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी फाते होने का तासुर दे रहे हैं, मुसलसल देंगे और देते रहेंगे, और ईरान भी ज़ाहिर है, ईरान के अंदर भी देखें इस मादे की, हालांकि मुझे ये लगता है कि इसमें ईरान के लिए बहुत ज्यादा फायदे हैं, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए चीजें, कुर्बानियां तो दी हैं उन्होंने, ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी बहादुरी दिलेरी थी और अजीमत का मुजाहरा किया, और शानदार उन्होंने, और उनका वार प्लान बहुत अच्छा हुआ। देखें अगर आप एक वैसे अगर तजिया करें, सिंपल से सिर्फ तजिया करें, तो अमेरिकन वार प्लान का अगर ईरानी वार प्लान से मुकाबला करें, तो ईरानियन हर लिहाज से बेहतर रहे, उन्होंने एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छा किया। और इसके अंदर आपको खुद से इस चीज को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज, एवरी सिंगल पर्सन नोज के यहाँ पर किसकी फतह हुई है और कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे खड़ा हुआ है, ये बात तो सब जानते हैं ना। लेकिन देखें ना, करना पड़ रहा है बार बार ना, तो ये भी चीजें होती हैं, ये तो जस्ट अपना पॉलिटिकल गेन है। खाकवानी साहब, मैं डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। नकवी साहब, जो सबसे पहले रुकावट थी जो बातचीत के अंदर, प्रोसेस के अंदर, वो क्या थी? क्या वो कोई फोटोशूट का कोई प्रॉब्लम था ईरानी डेलीगेशन की तरफ से, या फिर ये जो निकात बताए जा रहे थे जिन पर बात हो रही थी 14 पॉइंट्स, उनके अंदर कोई ऐसी चीज थी? और किस तरह से आप इसको आगे देख रहे हैं कि ये अपने आगे बढ़ेगा, कैसे प्रोसेस करेगा? और जहां तक खाकवानी साहब ने बात की कि अमेरिकन के अंदर भी और ईरानियंस के अंदर भी ये चीज है कि आपको अपनी फतह की बात करनी पड़ रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ईरान जब मुज़ाकरात में दाखिल हुआ, अगर आप चले जाएं 8 अप्रैल को, और जो इस्लामाबाद से जो सिलसिला शुरू हुआ जी, तो जो 10 शराइत थी, उन 10 शराइत में जिन चीज़ों का जिक्र किया गया था और जिस पे स्ट्रेस भी था, ताकीद भी की गई थी, इसमें खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नाम लेके लुबनान के बारे में कहा था कि वहाँ पे भी सीज फायर होगा। तो वहाँ से जिसे कहते हैं ना, वादा खिलाफियों का सिलसिला शुरू हुआ, और वो मुसलसल उसके अंदर शिद्दत ही आती रही। आप लुबनान के हालात से यकीनन हमारे ब्रिगेडियर साहब भी और खाकवानी साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये बड़ा टफ टाइम गुजारा है अहले लुबनान ने, और हिजबुल्लाह को बहुत ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी हैं।
इस तनाजुर में ईरान की जिम्मेदारी बनती थी कि चूंकि वो एक मुकावमत के बुलाक का एक हिस्सा है, यानी इसमें हो चाहे वो लुबनान हो, हत्ता सीरिया हो, हत्ता इराक हो, जितने ग्रुप हैं, अशद शाबी है, अंसारुल्लाह है या खुद हिजबुल्लाह है और ईरान है, ये सारे एक ही बुनियादी तौर पे फलस्तीन की आज़ादी के लिए और किबले अव्वल की आज़ादी के लिए इनका एक मुश्तरका एक एलामिया है, एक बयानिया है और इसी को लेके वो आगे चल रहे थे और इसमें जो मुश्किलात आएंगी इन्होंने मिलकर उसके बर्दाश्त करना है और मिलकर, लिहाजा ईरान की शराइत में लुबनान प्रायोरिटी भी था और अब भी इन जो 14 शराइत पेश की गई हैं, वो जो आपने बात की है ना, उस वक्त ईरान का स्ट्रेस इसी बात पे था कि लुबनान पे जब तक मुकम्मल जंग बंदी नहीं होती हम मुज़ाकरात के लिए बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। आप इसे बेहतर जानते हैं कि जब मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे तशरीफ लाए तो उस वक्त शराइत यही रखी गई थी ईरान की तरफ से भी, आप लुबनान पे जंग बंद कराएं तो हम जाएं स्विट्जरलैंड, अगर नहीं होगी तो हम तो नहीं जाएंगे। यानी जो नकवी साहब तशरीफ लाए थे वो बुनियादी तौर पे इनको राजी करने के लिए कि भी हम हर सूरत में लुबनान पे हमले रुकवाएंगे और फिर जब किसी हद तक वो सिलसिला रुका तो ये गए और उसके बाद जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि उसमें फिर ट्रंप साहब ने जो है वो जिसे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे जुमले किए कि जो शायद उनकी फैमिली के अंदर तो ये आम बात, लेकिन मुल्कों के दरमियान तो ऐसी बातें नहीं की जाती कि एक तरह के, लेकिन उनकी क्या कहें, उनकी जो अंदाज है वो कभी बिन सलमान के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, जो फ्रेंच के प्रेसिडेंट के बारे में कहा, पूरी लंबी कहानी है। उनका लगता है कि जिस कल्चर में वो बड़े हुए हैं वहां पे इस तरह के अल्फाज शायद मायूब नहीं समझे जाते, लेकिन आलमी सफारतकारी में एक लफ्ज को देखा जाता है और वो भी एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है, लोग उससे जो तवक्कुआत रखते हैं। ये बदकिस्मती है, मैं समझता हूँ कि दौर में हम इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पे एक सुपर पावर के अंदर ऐसा प्रेसिडेंट बन गया है। ये अलमिया है, मैं समझता हूँ इस दौर के लिए अलमिया है कि एक ऐसे शख्स को जिसके अपने लोग कहते हैं कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और उसको एक सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट बना दिया गया, तो उसने दुनिया में अमन तो नहीं करना ना, और फिर उसका कोई बेस नहीं है, वो ना रिपब्लिकन में पार्टी की बुनियाद पे वो वहां पे आया हुआ है और ना उसके वहां पे इस अंदाज से रूट्स हैं कि वो अमेरिका के लिए कोई बड़ा सोचता हो। वो अपनी जात के गिर्द है, उसका सारा जो आप देखें या अपनी फैमिली की बिजनेस है या उसकी अपनी जात है। तो ऐसा शख्स जो भी फैसला करेगा, जिस वक्त भी फैसला करेगा, तो उसके फैसलों के अंदर यही मुश्किलात होंगी और दुनिया का अमन दाव पे लगा हुआ है। ये शख्स जब तक प्रेसिडेंट है, जब तक ये ज़ायनिस्ट लॉबी के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चल रहा है, पूरी दुनिया का अमन जो है वो खतरे में है। ये दुनिया को इसको बावर कर लेना चाहिए। यानी आज तो पाकिस्तान की, कतर की कोशिशों से चले एक मसला हल होगा, कल कोई और मसला खड़ा होगा, कल क्यूबा की तरफ जाएगा, कल पहले उसने वेनेजुएला के साथ ऐसे किया और ओपनली ऐसा शख्स जो दुनिया के बारे में ये कहे फलां मुल्क की मैं सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, तहजीब और तमद्दुन को उड़ा के रख दूंगा और उस पे फिर रिएक्शन ना आए। मुझे तो ये अफसोस होता है कि इस पे तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, जनरल असेंबली के अंदर चीखो पुकार होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर नकवी साहब, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसे दौर में, अनफॉर्चुनेटली आप यूएन की बात कर रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं कि अगर उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर एक्शन होने लगेगा तो फिर तो शायद उनके बात करने पर ही पाबंदी लगाना पड़ेगी, लेकिन ऐसी कोई पाबंदी या ऐसी कोई कंडेमनेशन भी नहीं होती और उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि वो सुबह को कोई और बात करते हैं, रात को वो ट्विटर पर कुछ और लिखते हैं। गली कूचे का देखें, कोई गली कूचे का, जी मैं अर्ज करूं, गली कूचे का बदमाश लिफंगा ये बात करे तो चले उसको नजरअंदाज किया जाता है। एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट है जिसको अमेरिका अपने आप को कितना सिविलाइज्ड कहता है, उसकी जो अवाम है, पता नहीं आपको, यानी जो अपने बारे में जो उसकी फिक्र है, उन्होंने क्या नुमाइंदा पेश किया दुनिया के सामने। दुनिया की नुमाइंदगी, अमेरिका की नुमाइंदगी तो ट्रंप कर रहा है। वहां पे बड़े अच्छे लोग होंगे, बड़े ह्यूमन राइट्स को मानने वाले, बड़े अच्छे अच्छे डेमोक्रेट्स होंगे, बड़े सिविल राइट्स की बात करने वाले होंगे, लेकिन जो उनका नुमाइंदा है दुनिया के सामने वो क्या है? हमें तो ट्रंप को देख के पता चल रहा है कि अमेरिका ये है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिकियों के लिए भी ये बायस नंगो आर हैं, दुनिया के अमन के लिए भी खतरा है और आलम इस्लाम के लिए तो ये है ही, क्योंकि जिस अंदाज से इसने इसराइल के साथ हमांगी के साथ जो आगे बढ़ रहा है, अगर खुदा न खास्ता ये मुसलमान ममालिक ऐसे ही रहे तो ग्रेटर इसराइल भी बनेगा और इस तरह की दूसरी मुश्किलात भी आएंगी और हम हालत जंग में रहेंगे।
बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी की है, सेन बात की है कि आप इस तरह की लीडरशिप को जब चूज़ करते हैं ना, तो फिर डिस्ट्रक्शन को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अभी खुद डीजे वेंस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं, जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि देखें, अगर यहाँ पर नहीं होते फील्ड मार्शल साहब, वो किरदार अदा नहीं करते और वो हमारी बातचीत नहीं करते, वो आगे नहीं आते, तो फिर हम यहाँ पहुँचते ही नहीं। उनका जो इसके अंदर पूरा रोल है वो बहुत पॉजिटिव है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर भी आया, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब के इस रोल को आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अप्रिशिएट किया। अगर पाकिस्तान नहीं होता, जो है फील्ड मार्शल साहब ये सब एफर्ट्स नहीं कर रहे होते, ये रुक जाते किसी एक पॉइंट के ऊपर आकर, तो आज हम ये दिन नहीं देख रहे होते। तो अदरवाइज तो अगर कोई नहीं हो तो फिर तो ये टोटल डिस्ट्रक्शन है। आप समझते हैं कि वाकई इनके ऊपर भी कोई होना चाहिए इदारा जो इनको मना कर सके कि आप सुपर पावर हैं, आपका मतलब ये है कि आप रिस्पॉन्सिबल हों, आप पीस मेकर हों, आप इन चीज़ों को मेक श्योर करें कि मुल्क आपस में लड़े नहीं, मुल्कों के ऊपर कब्जे नहीं हो, मुल्कों की सिविलाइजेशन को तबाह करने की धमकियां नहीं दी जाए सरेआम ट्विटर के ऊपर, जहां पर दुनिया का एक्सेस है। आप कुछ भी उठते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं और फिर दूसरी बात करते हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं इस तरह की लीडरशिप को? बड़ी अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल और एक ऐसी लीडरशिप जो कि ना इंटरनेशनल कवानीन को रिस्पेक्ट करती है, ना यूनाइटेड नेशन के लॉज को रिस्पेक्ट करती है, ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो डिसीजंस हैं इस्राइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बारे में, जिसको उनको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल वॉर क्राइम क्रिमिनल, तो वो तो यूनाइटेड नेशन के फैसलों को तो उन्होंने तो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाला हुआ है नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये पहली मर्तबा हुआ है कि इस किस्म के सदर जो है वो सामने आए कि उनके अपने लोग जो है वो भी परेशान है, उनका अपना मीडिया बड़ा परेशान है कि भाई ये किस किस्म का इनका बिहेवियर एटीट्यूड है। और ये बात सही है कि अगर पाकिस्तान इतना जिम्मेदाराना रोल ना प्ले करता, ऑर्गेनाइज तरीके से ना इस मामले को हैंडल करता, तो ये मामला ये क्योस होना था, टोटल क्योस होना था, ब्रेक डाउन हो जाना था। आपने देखा, मैं ऐसी कल जो वीडियो देख रहा था उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जरा थोड़े से नजर आए, जरा थोड़े परेशान, उनकी जो जब वो ईरानियन ने अपनी वो बॉयकॉट की और कॉल किया अपना ट्रंप के जवाब में, उन्होंने मीटिंग को छोड़ा, तो उनको बैकअप करने वाले कौन थे जिन्होंने बिल्कुल मामले को, वो एक मोहसिन नकवी साहब एंड ऑब्वियसली द फील्ड मार्शल, ठीक है ना जी। तो बहुत सारे कि यही टीम वर्क होती है और जो जिसका वहां पे मुजाहरा हुआ। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं फिर कह रहा हूँ कि उनको चाहिए कि उनके जो एडवाइजरी ग्रुप है उनको समझाएं कि आप इस किस्म की स्टेटमेंट जो है बंद करें, कम कर दें, उससे हालात खराब होंगे। और मैं यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को मैंने पहले भी जब पाकिस्तान आए थे और अभी भी देखा है, वो एक किस्म का बैलेंस कर रहे हैं जो मामला खराब करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का। जेडी वेंस आपने देखा है, नहायत बड़ा कंट्रोल है उनकी अपने लैंग्वेज पे, अपने अल्फाज पे, और बहुत ही मैच्योर तरीके से पॉलिटिकल मैच्योरिटी वो दिखाते हैं बातचीत करने में। सो ये जेडी वेंस की वजह से है कि मामला 2 दिन जो है वहां पे चलते रहे। अब वी हैव टू सी, देखें, पाकिस्तान ने अब ये फेज 2 जो फैसला कौन मरला है, इसमें पाकिस्तान का किरदार तो बड़ा क्लियर हो गया, बड़ा वाज़ेह हो गया कि हम आखिरी वक्त तक इसमें पता नहीं और कितनी क्राइसिस सिचुएशन आते हैं, कितनी मर्तबा हमें जाना पड़ता है, फ्लाई करना पड़ता है, भागे जाना पड़ता है ईरान में अगर वो कुछ नाराजगी शो करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये तो अब हम अगले 60 दिन 70 दिन ये तो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक बात करना चाहता हूँ ईरानी डेलीगेशन की, जी। कि जब वो आए उन्होंने कोई मीडिया शो नहीं किया मीडिया के सामने, वो जो पिक्चर होती है और नंबर 2 उन्होंने अमेरिकन काउंटर पार्ट से कोई हाथ शात नहीं मिले। देखें ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग कौम है जो कि इस वक्त अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो वो इस वक्त एक इमोशनल सिचुएशन में भी है। एक तो उनकी जितनी पिछले साल से लेके आज तक उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया गया, एलिमिनेट किया गया। इसी तरह
यही चीज हिजबुल्लाह में भी हुई है, यही चीज हमास में भी हुई है। उनके जो ईरान के जो टॉप मिलिट्री लीडर्स हैं उनको भी शहीद किया गया। और फिर वो 180 बच्चे वो स्कूल के, जिनको पहले 3 हफ्ते में वो एयर स्ट्राइक के साथ, अमेरिकन एयर स्ट्राइक की वजह से वो बच्चे शहीद हुए। तो देखें, वो दिल में उनका गम है, गुस्सा भी है, गम भी है, जिसकी वजह से वो किस मुंह के साथ आके अमेरिकन के साथ हाथ मिलाते। ये तो वो वक्त ही नहीं है। वो तो आए हैं बड़ी सीक्रेट, बड़ी सीक्रेट और बड़ी मैच्योर नेगोशिएशन करने के लिए फॉर देयर ओन कंट्री। वो यहाँ कोई मौज मिले के लिए नहीं आए, बिल्कुल, और वो दोस्ती करने नहीं आए, वो एग्जैक्टली। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें, वो मैं फिर एक बात कहूंगा, उनका दिल गमगीन है। जो उनके साथ हुआ है पिछले 1 साल में, दो मरतबा ये अमेरिकन ने हमला किया है, 2 मरतबा इसराइल ने जंग की उन पे, उनका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान, उनके जनाब ऑयल फैसिलिटीज को, पेट्रोकेमिकल प्लांट, क्या कुछ नहीं हुआ उनके साथ। लेकिन आप देखें, वो कौम खड़ी हुई है, उस कौम ने सरेंडर नहीं किया। देखें, मैं समझता हूँ दुनिया को सीखना चाहिए ईरान से कि यार ये होती कौमें, ये होता जज्बा, ये होती है लीडरशिप, ये होती है अपने कौम के लिए खड़ा होना, ये होती है ईमानदारी। तो उन्होंने बहुत ही ईरानियन ने एक ऑलराउंड मिसाल कायम की है पूरी दुनिया के लिए, खासकर मुसलमान ममालिक के लिए। और जो मुसलमान ममालिक, वो कौमें जिन्होंने अमेरिकन को बेसिस दिए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हमें तो ये प्रोटेक्ट नहीं कर सके अमेरिकन, बेहतर आप निकल जाओ यहाँ से। देखिए ना, पाकिस्तान को क्यों बुलाया गया, क्यों डिफेंस पैक्ट हुआ है, और हमारे फोर्सेस गए फिर वहां पे, एयरफोर्स और सपोर्टिंग एलिमेंट्स सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय हुए, क्योंकि सऊदी वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। एक तो वैसे ही बड़े पुराने ताल्लुकात हैं अपना कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन सऊदी अरेबिया के साथ। अब तो हम क्या सुन रहे हैं, कुवैत, कतर, तुर्किया, ये तैयार है पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने के लिए। तो आप देखेंगे पाकिस्तान का रोल जो है न सिर्फ सफारतकारी में, बल्कि दफाई तौर पे भी हमारा रोल जो है कितना बढ़ गया है और लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। एक तो जाहिर बात है पिछले साल इंडिया वाली जंग है, वो भी है। एग्जैक्टली। और इस दिफाई रोल से थोड़ा आगे निकलकर अगर हम खाकवानी साहब बात करें, जैसे कि ईरान के सदर कल पाकिस्तान के दौरे पर भी आ रहे हैं, ठीक है, उनका मकसद ये है कि वो सराहें पूरी एफर्ट्स को पाकिस्तान की जो उन्होंने की हैं पहले दिन से लेकर अब तक। लेकिन इसके साथ साथ आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर हो सकता है ईरान की तरफ से, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने पहले बोला था कि हमारे ताल्लुकात अब आ सकते हैं ईरान के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में। पहले हमने यही काम किया था दोहा कॉल। मेरी आवाज आ रही है सर? और ये अमेरिकन को जंग खत्म कराई थी 2020 में, तो हम तो भाई जंग खत्म कराने वाले लोग हैं, हमने तो कभी कोई जारियत नहीं की है। तो पाकिस्तान का ऑलराउंड जो स्टैंड है वो बहुत बहुत बढ़ गया है इन द आईज ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक ब्रिगेडियर साहब, आप ठीक है। अच्छा, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मसला हो रहा है, लेकिन आपकी बात समझ ली है मैंने। खाकवानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सो मैं क्वेश्चन प्रोसीड करूं? आमिर साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी, अब आ रही है। ठीक है सर, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने कुछ दिफाई मुआहिदों का जिक्र किया कि कतर के साथ है, सऊदीया के साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, तुर्किया इसको कंसीडर कर रहा है विद पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मंगल के रोज के कल ईरान के सदर भी आएंगे और जाहिर है कि उनका प्राइमरीली ये मकसद होगा कि वो अप्रिशिएट करे, शुक्रिया अदा करे प्राइम मिनिस्टर का, पाकिस्तान की उन एफर्ट्स का जो पाकिस्तान इसके अंदर कर रहा है पीस प्रोसेस के अंदर। अलॉन्ग विद दैट हमें यानी पाकिस्तान को ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा या दीगर, अगर हम पेट्रोकेमिकल की बात कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस की तो हमने बात कर ली, उसके अलावा कौन सी चीज़ें जो ईरान के साथ हम बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकते हैं और हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? अभी आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और ईरान किन टर्म्स पर हैं? क्योंकि हम यहाँ पर इकनॉमिकली बहुत सफ़र कर रहे हैं और हमें फौरी तौर पर इन चीज़ों पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें इससे अल्टीमेटली, ठीक है, रिस्पेक्ट मिल रही है आपको, रिगार्ड मिल रहा है आपको, हर चीज़ आपको मिल रही है, दुनिया आपको अप्रिशिएट कर रही है, लेकिन इवेंचुअली आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? आप पाकिस्तान को किस तरह से फ़ायदा दे रहे हैं और पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा ले सकता है? आपने दुरुस्त कहा जी, असल सवाल इस वक्त यही है कि सब कुछ का फायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मईशत कैसे मिले।
और उससे भी अगला सवाल तो ये कि वो जो लोगों तक, आम आदमी तक कैसे उसके सम्राट पहुंचे। ज़ाहिर है क्योंकि अपने ज़ाहिर है तारीफ और वाह सब चीजें चल रही हैं, लेकिन लोग तो जो है ना, आम आदमी पिस रहा है ना बुरी तरह। महंगाई बहुत है, वसाइल बहुत ज्यादा है, तो हर चीज अपनी जगह है। ईरान के साथ देखिए, मेरा ख्याल है गैस पाइपलाइन तो सब तक, क्योंकि पेट्रोल की तरफ मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ईरान से लेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छा मामला चल रहा है। वो ऑलरेडी रियायती भी देते हैं और फिर पेमेंट भी उस तरह नहीं होती, डेफर पेमेंट्स होती हैं, तो पता नहीं वो पाकिस्तान देता भी है या नहीं देता। तो जो भी मामला हैं, सऊदी अरब का बहुत खुला और बहुत ही फराक दिलाना रवैया पाकिस्तान के साथ है, ईरान से कई गुना ज्यादा। पर ये तो एक फैक्ट है ना, अपनी जगह है। सऊदियों का और पाकिस्तान का इस मामले में बहुत ही गैर मामूली ताल्लुक रहा है। ईरानी आप देखें, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, सब कुछ है, ईरानी बड़े टफ बार्गेनर है, ये आप याद रखें। मतलब जो ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, तो उस वक्त हालांकि बहुत बुरे हालात थे, पाबंदियां अपनी थी, फिर भी उन्होंने ऑयल का 80% पे वो एक डील हुई थी। जबकि उसके बरक्स जो तापी प्रोजेक्ट था, जो ज़ाहिर उसका अमल उस पर भी नहीं हुआ, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आगे वो इंडिया तक जो प्रोजेक्ट था, वो 70% था ऑयल का। यानी 70% रेट पे गैस का होगा। तो ईरानी टफ बार्गेनर के साथ इतना आसान नहीं होता। गैस जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल वो पाकिस्तान में सूट करता है, लेकिन अभी तो जल्दी तो नहीं हो सकेगा। सबसे पहले तो 2 महीने देखेंगे ना। अभी तो सारे अपना जोर लगा के यही करेंगे अगले 2 महीनों में इस एग्रीमेंट को किस तरह मुकम्मल हो जाए, यानी फाइनल हतमी शिकल हो जाए, अमेरिकन भी यहाँ से निकल जाए, और फिर आगे सपोर्ट फंड जो ईरान के लिए आगे मामला आते हैं, उसमें पाकिस्तान को भी फायदा चीजें हो सकती है। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा अच्छा हो सकता है कि अफगानिस्तान में आप जानती हैं, बॉर्डर बंद है और मामला तो ऐसे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई जल्दी कोई तब्दीली आएगी। तो पाकिस्तान का ट्रेड रूट बनना शुरू हो गया था, ईरान से कुछ शिपमेंट उन्होंने भेजी भी है ईरान के रास्ते आगे सेंट्रल एशिया तक। तो वो एक मेरे ख्याल उसमें आगे होगा, फल और सब्जियां और दूसरी चीजें वगैरह का। ये एक रास्ता, एक तो उन्होंने चीन के रास्ते भी एक कोशिश की गई है और देरबाती तौर पर भेजा गया था और कामयाब रहा है, और ईरान के रास्ते ये ट्रेड की ये चीजें होगी। दूसरा एक फैक्टर आएगा, अब ये देखिएगा कुछ अरसे बाद, अभी तो चीजों का हमारे यहाँ रोमांटिसिज्म फौरन हो जाता है। इंडियंस में चूंकि बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया भी देख रहा होता हूँ, चीजों को मॉनिटर करता हूँ, तो इंडियंस भी बहुत ज्यादा आएंगे दोबारा से। मतलब वहां पे इंडियन अखबार और वहां पे उनके अदारी और कॉलम और रिपोर्टें छप रही हैं कि अब चाह बाहर, क्योंकि पाबंदी खत्म हो गई, तो वो चाह बाहर पे दोबारा आएंगे। तो ये भी देखना होगा कि ईरानी इंडियंस को कितनी एक्सपेंस देते हैं और पाकिस्तान को कहाँ रखते हैं, क्योंकि इंडिया ज़ाहिर है बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में होता है, उसके पास ज़ाहिर है बहुत बड़ा उनके पास तो ये खाकोनी साहब, तो ये बेहतर होगा कि हम डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछ लें कि डॉक्टर साहब, कितनी कैपेसिटी में, कितने स्पेस में, किस जगह पर ईरान एक्सपेक्टेडली पाकिस्तान को अब देखेगा, उसको कहाँ रिगार्ड करेगा, कहाँ पर बहुत ही टफ बार्गेन करेगा, कहाँ पर मार्जिन देगा, कहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, कंसिडरिंग ऑल दीज एफर्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है कुछ टाइम से, या फिर वो इंडिया को ही दोबारा से प्रायोरिटाइज करेगा इन टर्म्स ऑफ, आप ट्रेड कह रहे हैं, बिजनेस कह रहे हैं, whatever you call it। जी, मैं खाकवानी साहब की बात को सेकंड करूंगा और साथ में ये भी अर्ज करता चलूं कि हमें थोड़ा सा इससे बड़े सिनारियो में चीजों को देखने की जरूरत होगी। बस अभी ईरान के प्रेसिडेंट वहां पे जा रहे हैं और रीजन के अंदर एक नया ऑर्डर तश्कील पा रहे हैं। उस नए ऑर्डर के उन्वान से पाकिस्तान को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, जिसके नतीजे में आप इंडिया के जो खतरात हैं उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं, और साथ साथ जो इसराइल के उन्वान से जो धमकियां आए रोज पाकिस्तान को भी मिलती रहती हैं, उसका भी कोई ना कोई बंदोबस्त किया जा सकता है। लिहाजा इसको एक बड़े सिनारियो में जाके इस ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को बिलखसूस, क्योंकि अब अमेरिका तो कमजोर हुआ है रीजन के अंदर, और कुछ अरब ममालिक को भी ख्याल आया है कि भाई अमेरिका से हटके भी कुछ चीजें सोची जा सकती हैं। अगर ये चीज मैच्योर हो जाती है और कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान और इसके साथ अगर हम तुर्किया को भी शामिल कर लें और पीछे से आपको चाइना की भी सपोर्ट है, तो ये एक लिहाज से मशरिकी जो बुलाक है वो बड़ा पावरफुल बन सकता है और उसमें पाकिस्तान बड़ा एक अहम रोल प्ले कर सकता है। उसकी चाइना के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा चीज जो आपने जिस तरफ इशारा किया, देखें इस वक्त ईरान के अंदर, मैं ये एक लिहाज से ब्रेकिंग दे रहा हूँ आपको, कि एक हल्का इस वक्त ये सोच रहा है कि वो शिप्स जो इंडिया से आते हुए
जिसको अमेरिका ने निशाना बनाया था, और उस शिप में 180 से ज्यादा इनके नेवी के कैडेट्स और ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए हैं। उनमें से बाज तो अभी तक जिनकी लाशें तक नहीं मिली, पूरा शिप तबाह कर दिया था अमेरिका ने। तो एक हल्का ईरान के अंदर इसका तावान जो है वो इंडिया से चाहता है कि इंडिया की वजह से ये हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इस इशू को एक लिहाज से अहमियत मिल सकती है मुस्तकबिल में, क्योंकि 180 कैडेट्स या ऑफिसर्स कम नहीं होते। एक शिप तबाह हुआ है और वो सारे का सारा इंडिया की वजह से हुआ है। दूसरी चीज जिसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि वो गवादर और चाबहार को राइवल पोर्ट्स बना के ना पेश करे। हमारे यहाँ बात तो फिर इसको इस अंदाज से पेश किया जाए, इसको सिस्टर या ब्रदर पोर्ट्स करार दिया जाए, दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करें। और ये कर सकते हैं, यानी जो जिस अंदाज से इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है दोनों की, ये एक दूसरे के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकते हैं। इसको जब पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा सा तो लाल से काम लिया जाता है या कुछ बाहर की कुव्वतें उस पर असरअंदाज होती हैं, तो इंडिया को मौका मिल जाता है। और फारसी में एक जो ज़रबुल मसल है कि खाने खालिदा देव में गिरत, कि जब घर खाली हो जाए ना तो उसके अंदर जिन और भूत कब्जा कर लेते हैं। तो पाकिस्तान को इस वक्त बड़े समझबूझ के साथ मुंह फूंक कर कदम रखने चाहिए। और गैस पाइपलाइन के जो देखें कितने अरसे से वो पड़ी है, और पाकिस्तान को 18 अरब का फाइन हो चुका है बाकायदा कोर्ट के अंदर। ईरान उस पर चुप करके बैठा है, उसने कोई अभी तक ऐसी बात नहीं की कि हमें वो मुआहदे के मुताबिक 18 अरब जो है वो दिए जाएं। लिहाजा गैस पाइपलाइन को जो है वो उसमें ऑपरेशन में लेके आए, पाकिस्तान उसके लिए कोशिश करे, चाबहार और गवादर को करीब करे। ये जो रूट आप बता रहे हैं, देखे पिछले दिनों में तुर्किया तक जो है वो एक रूट बना और उसमें कुछ सामान की आमदोरफ्त का सिलसिला भी शुरू है, उसको मजीद बेहतर किया जा सकता है। और देखें, हम अरसे से ये दावे सुनते आ रहे हैं दोनों ममालिक की तरफ से। पहले कहते थे 2 अरब होना चाहिए, फिर 5 अरब की बात हुई। अभी जब रईसी साहब मरहूम जब पाकिस्तान गए तो कहा जी 10 अरब डॉलर तक जो है तिजारती लेन देन जो आपस में बढ़ना चाहिए। दो हमसाया ममालिक हैं, दोनों कंज्यूमर सोसाइटी हैं, दोनों के अंदर एक दूसरे की जरूरत की चीजें मौजूद है। 10 अरब तो उसमें वैल्यू ही नहीं रखते, लेकिन कुछ संजीदा कोशिशों की जरूरत है। और पहले अमेरिका कहीं पे अगर हर्डल बनता था, रुकावट बनता था, कहीं पे इंडिया के भी उसमें हाथ थे कि वो इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात को खराब करने में वो अपना उसका भी एक इनडायरेक्टली डायरेक्टली रोल होता था। तो अब जितनी कुर्बतें हुई हैं, इन कुर्बतों का आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। और फिर डॉक्टर साहब आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद अपनी जगह ना छोड़े, पाकिस्तान मौका ना दे, पाकिस्तान स्पेस ना दे कि आपकी उस जगह को कोई पुर करने के लिए आ सके। जिस तरह से आपने कुर्बतें बढ़ाई, जिस तरह से आपने वो पूरा कम्युनिकेशन रखा, तो आप उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से उस चीज़ को आगे लेकर चलें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम टॉपिक पर। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया तहे दिल से, तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का गुफ्तगू कर रहे थे आज के इस अहम टॉपिक पर। और इसके साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर ख़ित्ते के अंदर कशीद करने के लिए दो ममालिक पाकिस्तान या कतर अभी इनिशियली ये कर रहे हैं कोशिशें, तो बाकी जो ममालिक हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इस पीस के प्रोसेस को प्रिवेल करने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए रोल प्ले करें, ना कि जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे ये सब लोग कि अगर इंडिया और इजराइल लॉबी मिलती है तो फिर वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं सबुटाज करने की, डंड डालने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि एवरीबडी नोज़ कि पीस जो है वो ही सब चीज़ों को आगे लेकर चलता है और वहीं से आप आगे बढ़ते हैं, बजाय इसके कि आप जंग के महाज खोल दें, आप लेबनान पर बमबारी करें, आप एक दूसरे के खिलाफ जंग करने पर उतरें और वहाँ से ग्रेटर इजराइल और दूसरे जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं या जो मंसूबे हैं आप उनको पाए तक मील तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो इस तरह की चीज़ें जो अल्लाह के निज़ाम के खिलाफ होती हैं वो वैसे भी नहीं होती, ये बात समझने की ज़रूरत है। शो का वक्त में अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।